तो कैसे आप सब। टुडेस टॉपिक एमनियोसेंटेसिस है ना। अच्छा, हमारा जो मेन चैप्टर है उसका नाम है जनन स्वास्थ्य है ना। यूनिट 4 है ना। सो यहाँ से हम लोग चलते हैं। इसका ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मेन टॉपिक तो HIV है, एड्स है ना। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसे परिभाषाएं आती है जिसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, है ना। एमनियोसेंटेसिस है क्या, एमनियोसेंटेसिस है क्या, तो उसको समझते हैं हम लोग कि एमनियोसेंटेसिस किसी भी भ्रूण के लिए, है ना, उसके जन्म से पूर्व ही उसमें संभावित अनुवांशिक बीमारी को पता लगाने की तकनीक है। मतलब कोई मान रहा है भ्रूण है गर्भ में, तो इस गर्भ के भ्रूण है, उस भ्रूण में जितने भी कुछ बीमारियां हैं, अनुवांशिक दोष हैं, अनुवांशिक दोष के साथ साथ विकृतियां हैं, ये सब का पता लगाया जा सकता है किसके माध्यम से, एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से। एक तकनीक है ये। यहाँ पर कहते हैं एमनियोटिक द्रव होता है। जो शिशु रहती ना, तो यहाँ पर अपरा होती है। अपरा हम लोग पढ़ चुके हैं, वही तो आप नहीं पढ़े होंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं दूंगा अपरा का लिंक, लेकिन आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर अपरा का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अपरा का वीडियो ही मिल जाएगा पूरा। सो देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो एमनियोसेंटेसिस है क्या होता है, ये जो गर्भ है वहाँ पर जो शिशु में जो अपरा होती है उसके चारों ओर ना, वहाँ पर एमनियोटिक द्रव होता है। कौन सा द्रव होता है, एमनियोटिक द्रव्य। उसी एमनियोटिक द्रव्य को ना थोड़ा सा निकाल लिया जाता है बाहर। ठीक है, उस एमनियोटिक द्रव्य को बाहर निकालते हैं ना, तो उन्हीं के आधार पर ना उनके ऊपर बीमारी है, मतलब बच्चे के ऊपर जो बीमारी है, शिशु के ऊपर, शिशु नहीं कहते उसको भ्रूण कहते हैं, उस भ्रूण के ऊपर जो बीमारी है, अनुवांशिकता विकृतियां हैं, उस सब का पता लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि ना उस भ्रूण का लिंग भी निर्धारित किया जा सकता है, मतलब लिंग को भी पहचाना जा सकता है कि वहाँ लड़का है कि लड़की है ना। तो एमनियोसेंटेसिस किसी भी भ्रूण के लिए उसके जन्म से पूर्व उसमें संभावित अनुवांशिक बीमारी को पता लगाने की एक तकनीक है। इस जांच के द्वारा जो विकसित हो रहा है भ्रूण है, उस भ्रूण का स्वास्थ्य, लिंग या अनुवांशिक रचना निर्धारित होता है। मतलब हम लोग इसी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से। इसके लिए मादा के गर्भाशय में सुई डालकर, जो गर्भाशय है उसके अंदर जो शिशु है वहाँ सुई डालकर एमनियोटिक द्रव की थोड़ी सी मात्रा नमूने के रूप में निकाला जाता है। मैंने बताया था ना कि जो अपरा है वहाँ पर एमनियोटिक द्रव होता है। उस एमनियोटिक द्रव को निकाल कर की थोड़ी मात्रा नमूना के रूप में निकाला जाता है तथा उसका विश्लेषण कर विकसित हो रहा है जो भ्रूण है, ठीक है, विश्लेषण कर थोड़ी मात्रा में नमूना के रूप में निकाल कर तथा उसका विश्लेषण कर विकसित हो रहा है भ्रूण में कोई भी अनुवांशिक दोष है या नहीं, इसका निर्धारण करते हैं। मतलब उसके माध्यम से हम लोग पहचान सकते हैं कि जो बच्चा है वो स्वस्थ है कि नहीं है, उनमें अनुवांशिक विकृतियां है क्या। बहुत सारे दोष है ना, डाउन लक्षण है, पटाउस लक्षण है, ये सब दोष के बारे में पता लगाया जा सकता है। उसका लिंक निर्धारण भी किया जाता है। इतना लिखेंगे आप लोग एमनियोसेंटेसिस में। कुछ और बता देता हूँ, थोड़ा सा और लिख लेना कि एमनियोसेंटेसिस क्यों बंद हुआ। तो एमनियोसेंटेसिस ना वास्तव में हानिकारक नहीं है, लेकिन क्या होता है कि इसका कभी कभी ना उपयोग ना क्या होता है कि भ्रूण में पल रहे बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए, लिंग का जांच कराने के लिए क्या होता है। इसलिए इस तकनीक को हम लोग कह सकते हैं थोड़ा से ये कर दिया गया है ना। अब अपने को क्या करना है, इसमें कुछ तकनीक्स है एमनियोसेंटेसिस को आप बताए ऐसे करके, तो उसका जानकारी आपको ज़्यादा नहीं है क्योंकि सिंपल सी एमनियोसेंटेसिस क्या है, छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना। एमनियोसेंटेसिस का पूरा चरण होती है, लेकिन उसका वीडियो बाद में बनाएंगे। चलिए, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट एमनियोसेंटेसिस नहीं है, हमारा पॉइंट है लैंगिक रूप से संचयित होने वाले रोग। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे पॉइंट में, है ना, हमारे पॉइंट में चलते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक बनता है जनन स्वास्थ्य का, है ना, वो पॉइंट का नाम है लैंगिक रूप से
लैंगिक रूप से संचारित होने वाले रोग, है ना, ये हमारा पॉइंट है। तो कम से कम 3 लैंगिक रूप से संचारित होने वाले रोग। लैंगिक मतलब लैंगिक लक्षण, जब कहा जाए कि ये ना फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप फैलती है ना, इसलिए तो लैंगिक संपर्क वाले रोग बोलते हैं ना। तो पहला रोग के बारे में हम लोग चलते हैं, सुजाक, है ना, गोनोरिया, है ना। तो गोनोरिया बोलते हैं, सबसे ज़्यादा गोनोरिया नाम से आता है, ठीक है। तो सुजाक बोलते हैं इसको। तो देखिए एकदम सिंपल है कि यह यौन संक्रमित रोग है ना, यह यौन संक्रमित रोग लिख देंगे, या तो आप लोग लिखेंगे कि यह संक्रामक यौन रोग किसके माध्यम से होता है, निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु से होता है। यह संक्रामक यौन रोग है। यौन मतलब क्या होता है, यौन संबंध बनता है ना, जिसके फलस्वरूप यह रोग होती है, ठीक है। तो जिससे फैलती है रोग, है ना। तो यह संक्रामक यौन रोग निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से जो मूत्र मार्ग है ना, शिश्न है, या तो कह सकते हैं, ठीक है, मूत्र मार्ग डायरेक्टली, मूत्र मार्ग में शोध या सूजन हो जाता है। नर में जीवाणु का संक्रमण होने पर मूत्र मार्ग, सूत्र लिखे हुआ मूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये दोनों हो सकती है ना। नर में जीवाणु का संक्रमण होने पर जो मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग द्वारा श्वेत गाढ़े द्रव का स्त्राव होने लगता है ना। और रोग तीव्रता से बढ़ने पर अधिवृषण भी संक्रमित हो जाती है। देखिए हम लोग टेस्टिस पढ़े ना, वृषण, है ना, वही पास में जो नलिका होती है बहुत सारे, उसमें अधिवृषण बोलते हैं उसको, एपिडिडाइमिस, है ना। तो क्या होता है कि इस रोग के बढ़ने पर अधिवृषण भी संक्रमित हो जाती है। यह रोग रोगग्रस्त स्त्री के साथ संभोग करने से होती है। यह रोग बंध्यता पैदा करता है। बंध्यता मतलब क्या होता है कि बच्चा ना होना, है ना। मतलब ये रोग है, अगर हो जाते हैं तो लगभग वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, है ना। या वो महिला है जो बच्चे नहीं पैदा पाती है, ये पुरुष दोनों में होता है ना, ठीक है। ठीक से उपचार नहीं होने पर यह अनेक रोगों को पैदा करता है। उपचार के लिए सल्फोनामाइड पालते हैं हम लोग, तथा पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यह है पहला रोग जिसका नाम है सुजाक गोनोरिया, है ना। गोनोरिया ज़्यादा नाम से चलता है ना। दूसरा हम लोग चलते हैं उपदंस। किस में चलते हैं हम लोग, उपदंस। तो ये भी उपदंस नाम से ज़्यादा नहीं चलता, इसका नाम है सिफिलिस नाम से ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो इसे फ्रेंच पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह संक्रामक रोग भी पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक के सेवन से उपचारित होता है। मतलब पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक है ना, एक्चुअली में जो पेनिसिलिन है वो टीका, ये बोलते हैं इंजेक्शन के रूप में होती है ना, यहाँ पर प्रतिजैविक के रूप में होती है। यह रोग इसे फ्रेंच पॉक्स के नाम से जाना जाता है। यह संक्रामक रोग पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक से उपचारित है। के सेवन से मत लिखना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो यह पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक से उपचारित होता है। यह ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा भी फैलती है। इसमें सबसे मैथुन अंगों के शीर्ष भाग पर घाव बनता है, जो मैथुन अंग है जिससे कि शिश्न है ना। और फिर त्वचा पर दाने घाव, तथा अंततः दोनों लक्षण की समाप्ति के बाद अंदर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर पागलपन के लक्षण का अभिप्रेरण कर देता है। मतलब ये जब रोग होती है तो पहले तो मैथुन अंग है, वहाँ पर शीर्ष भाग पर घाव बनते हैं, बताया जा रहा है ना। जो मैथुन अंग है शिश्न है, और मादा में अपने यूनिक बोलते हैं, तो है ना। सो यहाँ पर देखिए हम लोग बायो के टीचर हैं, तो बायो टीचर में कोई ये नहीं होती है, कहा जाए सेरेमनी होती है ठीक है। तो आप कुछ भी इधर पूछ सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले तो घाव हो जाती है। घाव के बाद क्या होता है कि जो त्वचा है उस त्वचा में भी दाने और घाव, अंततः दोनों लक्षण के समाप्त, जब घाव भी भर जाएगी और त्वचा में दाने भी भर, उसके बाद क्या होता है कि वो जो रोग है वो पूरा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है ना। सोचने समझने की शक्ति छीन हो जाती है और पागलपन के लक्षण का अभिप्रेरण कर देता है। इस प्रकार से 2 रोग हो गया। तीसरा रोग होता है ट्राइकोमेनियसिस। इसको आप लोग नॉर्मल आप लोग पढ़ लेना कहीं से निकाल के। चौथा है जेनिटल हर्प, और 5वां है नॉन गोनिकल यूरेथ्राइटिस, है ना। तो ये सब छोटी रोग है, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक वो कौन है, HIV है, ठीक है।
एड्स है, यहाँ से चलते हैं हम लोग, है ना। एड्स क्या है, तो देखिए एड्स एक विशिष्ट लाइलाज बीमारी है जिसका पूर्ण शब्द विस्तार एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है ना। ये लाइलाज मतलब कहा जाए, एक्चुअली में इसका कोई इलाज नहीं है और ये बहुत बड़ा भी रोग है लेकिन बहुत छोटा भी कह सकते। कैसे बताऊं, क्योंकि आज तक कोई एड्स से मरता नहीं है ना। जिसको एड्स हो गया ना वो एड्स से नहीं मरता है। क्या होता है कि एड्स के बाद ना कोई दूसरा रोग, उसको कैंसर हो जाती है या तो टीबी हो जाती है या तो और कुछ रोग हो जाते हैं, तो इसके थ्रू ही वो मरती है। ये एड्स बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्या है, ये पूरे शरीर के जितने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको कम कर देती है। एक्चुअली में इसको हम लोग रोग बोलते जरूर हैं लेकिन ये इस रोग से मरता नहीं। एड्स के बाद कैंसर होती है, मतलब एड्स क्या होता है, बहुत सारे रोगों का क्या करता है, उसके आगमन को प्रेरित करता है ना। इसीलिए वहाँ पर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ज़्यादा दिन नहीं जी पाती है जो जीव है वो, है ना, या तो मनुष्य है। सो एड्स एक विशिष्ट लाइलाज बीमारी है जिसका पूर्ण शब्द विस्तार एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है ना। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के रूप में किया जाता है। इसका हिंदी शब्द में शाब्दिक अर्थ है अर्जित प्रतिरक्षात्मक कमी से लक्षण। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है ना। अब आगे देखिए, यहाँ तक लिखेगा आप लोग, है ना, ज़्यादा मत लिखेगा। और यहाँ पर बोलते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि एड्स रोग की उत्पत्ति चिंपांजियों से अफ्रीका में तथा वहाँ से संक्रमण के फलस्वरूप मानव में हुई है। मतलब एड्स है वो चिंपांजियों में शुरू होते हैं, बोलते हैं सारे सब चिंपांजी, सॉरी ये जो चिंपांजी हैं वही से ही शुरुआत हुई है ना। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। और हमारे भारत में कब आया उसको बताता हूँ। हमारे भारत में वो लगभग 1986 में आया था ना, 1986 में। ठीक है, चेन्नई में। इसको सबको नहीं लिखना है, मैं जहाँ तक बताया यहाँ तक, है ना, किया जाता है यहाँ तक, वहाँ तक आप लिख लीजिएगा, है ना, जहाँ तक होता है तक, है ना। उसके बाद चलते हैं हम लोग इसके आगे, है ना, इसके आगे चलते हैं तो चलते हैं हम लोग एड्स के लक्षण में, है ना। एड्स के लक्षण क्या क्या होता है, तो कम काम करने में ज़्यादा थकान, ये तो आप लोग क्लियर समझ जाएंगे। अधिक दिनों तक बार बार दस्त या अतिसार का होना, ये भी आप लोग क्लियर कर लेंगे। त्वचा पर घाव हो जाती है जब एड्स होती है। लसिका ग्रंथियों का फूल जाना, हमारे शरीर में ना बहुत सारी लसिका ग्रंथियां हैं, ठीक है, वो लसिका ग्रंथियों का फूल जाना। बातचीत करने भी कष्ट का अनुभव होना, मतलब जब बातचीत करते हैं तो कष्ट का अनुभव होती है, मतलब तकलीफ होती है कि मैं मुंह से कुछ ना बोल पाऊँ ऐसे करके, है ना। दवाइयों का बीमारियों में प्रभाव नहीं होता है, जैसे कुछ भी दवाई खाते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लो जाए किसी दर्द का दवाई है या किसी भी चीज़ का दवाई खाते हैं ना तो वो ठीक से कार्य नहीं कर पाती है। धीरे धीरे स्मरण शक्ति का कम होना तथा मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त हो जाना, मस्तिष्क का क्या हो जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना, ठीक है। और क्रमशः शरीर का भार कम हो जाना, है ना। तपेदिक हो जाना, मतलब तपेदिक में कौन आता है, अपना टीवी, ठीक है, उसका हो जाना। चक्कर आना, रात में पसीने पसीने हो जाना, ठीक है, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं जब व्यक्ति के शरीर में HIV संक्रमित हो जाती है तब, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रसारण। एड्स का प्रसारण कैसे होता है, मतलब कैसे फैलती है एड्स, है ना। चलिए, तो एड्स का प्रसारण क्या होता है। पहला, एड्स अनैतिक यौन संबंध के कारण सर्वाधिक फैलता है। अनैतिक मतलब आप खुद समझ जाते हो, यदि कोई व्यक्ति स्त्री पुरुष यदि एड्स से पीड़ित हो तथा व्यक्ति स्त्री पुरुष से यौन संबंध स्थापित करता है तो सख्त व्यक्ति में भी एड्स का संक्रमण हो जाएगा। ये तो क्लियर है बात, है ना। जब यौन क्रिया होती है तो फैल जाती है। दूसरा, एड्स से पीड़ित व्यक्ति का रक्त दूसरे स्वस्थ मनुष्य को चढ़ाने से रुधिर प्राप्तकर्ता को एड्स हो जाता है, क्योंकि विषाणु सीधे उसके रक्त में स्थापित हो जाती है ना। तीसरा क्या है कि एड्स से पीड़ित जो गर्भवती महिला की विषाणु भ्रूण में जाकर गर्भस्थ शिशु को भी संक्रमित कर दे, मतलब जो बच्चे को भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअली बताऊं मैं, महिला से बच्चे को हो सकता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन ना उसको बचाया जा सकता है यदि महिला को पता चल जाता है कि इसे एड्स है या HIV है। अगर HIV संक्रमित है ना तो उसके जो गर्भ में जो शिशु है उसको बचाया जा सकता है ना।
ठीक है, इसके लिए बहुत सारे तकनीक निकले हैं। ठीक, आगे आता है चौथा पॉइंट कि HIV से संक्रमित इंजेक्शन की सुई के व्यवहार करने से भी एड्स हो जाता है। अब मान जाए, अब ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से फैलता होगा, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, एक सुई का यूज़ 2 बार 3 बार कर देते थे, लेकिन आजकल केवल एक सुई का यूज़ एक बार ही करते हैं। तो इस स्तर में HIV फैल सकती है ना। अब हम लोग चलते हैं, पहला टाइप तो हो गया HIV क्या है, सॉरी एड्स क्या है। दूसरा टॉपिक ये हो गया एड्स के लक्षण बताइए, और तीसरा टॉपिक हो गया एड्स का प्रसारण, और ये चौथा टॉपिक है एड्स की जांच कैसे होती है। ठीक है, तो एड्स के हो जाने की जांच एलिजा टेस्ट तथा वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट द्वारा किया जाता है। यह रोग है 2 से 24 सप्ताह के संक्रमण होने जाने के पश्चात ही परिणाम देते हैं, क्योंकि इस अवधि में कोई एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी जो कि एंटीजन को आने से रोकती है ना, एंटीजन आती है तो उत्पन्न होती है। इस अवधि को विंडो अवधि कहते हैं। इस परीक्षण में विषाणु प्रतिरोधी एंटीबॉडी P22 तथा हेल्पर टी कोशिकाएं में कमी HIV संक्रमण की उपस्थिति को क्या करती है, प्रमाणित करती है। मतलब क्या होता है कि इस परीक्षणों से विषाणु प्रतिरोधी जो एंटीबॉडी है ना, जो विषाणु को प्रतिरोधित करती है, वो एंटीबॉडी P24 तथा हेल्पर टी कोशिकाएं, ये जो हेल्पिंग का कार्य करता है, हेल्प का कार्य करते हैं टी कोशिकाएं हैं, इस कोशिकाओं में कमी हो जाती है। मतलब एंटीबॉडी P22 और हेल्पर टी कोशिकाओं में कमी हो जाती है, जो कि यहाँ बताता है, क्या बताता है कि जो HIV के संक्रमण की उपस्थिति को प्रमाणित कर देता है ना। एलिजा टेस्ट है ना, वो मात्र 2.5 घंटे में ही रिजल्ट देता है। 2.5 घंटे में क्या करता है, रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ 5 से 6% गलत पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करता है। मतलब वो बता देता है कि गलत पॉजिटिव रिजल्ट बता सकता है वो, है ना। भैया आदमी ऐसे में ही हार्ट अटैक में मर जाएगा, क्योंकि अचानक वो क्या होता है HIV पॉजिटिव करके, है ना, तो ये गलत पॉजिटिव रिजल्ट बता है। उसका 2-3 बार आपको और टेस्ट कहता है। एलिजा टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट के द्वारा उसका सत्यापन किया जाता है, क्योंकि यह एंटीवायरल एंटीबॉडीज की पहचान कर लेता है ना। और इस तरह से पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति को क्या है, एड्स है या सॉरी HIV है। एड्स तो लास्ट में वो पूरा रोग का नाम है, HIV वायरस पहले संक्रमित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एड्स की जांच। और लास्ट ये देखिए, ये है HIV विषाणु की संरचना। ठीक है, ये है HIV विषाणु की संरचना, है ना। चलिए, तो हमारा पॉइंट तो ये नहीं है, हमारा पॉइंट ये है एड्स की रोकथाम कैसे की जाए। वैसे तो रोकथाम ओके, तो 78% एड्स केवल अनैतिक यौन संबंध से फैलता है, अतः अनैतिक यौन संबंधों में बचना चाहिए। ठीक है, एड्स विषाणु रहित रुधिर का ही उपयोग रुधिर आदान के लिए करना चाहिए। केवल एक बार प्रयोग में लाई जाने वाली नीडल्स का ही प्रयोग, नीडल्स मतलब जो सुई है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, उसका यूज़ करना चाहिए। चौथा, दूसरे व्यक्तियों द्वारा व्यवहारिक शेविंग रेजर ब्लेड टूथब्रश आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो इन सब से तो नहीं हो पाता है ये टूथब्रश से, लेकिन ये शेविंग रेजर से थोड़ा से संभावना हो सकती है, ब्लेड से, है ना, क्योंकि वो पूरा अगर कटता है, कोई त्वचा को कटती है ना, तो वहाँ से ब्लड निकल जाते हैं, तो ब्लड संपर्क मारने से ना ये हो सकती है। आम जनता को एड्स के खतरे सावधानियों की जानकारी देकर जन चेतना जागृत भी एड्स के रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। तो इस तरह से, है ना, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया कि उसकी रोकथाम कैसे की जाए। तो बहुत देर तक आप बोर तो हो गए हैं, सो कुछ सुनाते हैं आपको कि ये थोड़ा मूड बनाना पड़ता है, हम लोग का क्या करें, है ना। मूड बनता है तभी तो आप लोग क्लियर करते हो। चलिए फिर थोड़ा सुनाता हूँ कि काश फिर मिलने की वजह मिल जाए। सुनेगा, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताए वो पल मिल जाए, चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। चलिए, तो हम लोग चलते हैं एड्स के उपचार में।
है ना। तो यहाँ पर देखिए, आज पर्याप्त एड्स का सटीक एवं विशिष्ट उपचार संभव नहीं हो पाया है, इसे अप्रत्यक्ष रूप से उपचारित किया जाता है। एटीजेट अर्थात एजिडोथाइमिडिन नामक दवा को प्रस्तावित किया गया है। यह HIV विषाणु की वृद्धि को क्या करता है, दबा देता है। ठीक है, इसका कोई अलग से इलाज नहीं है। हरी कॉफी का सिरकोरिक अम्ल तथा TIAS इंजेक्शन एड्स के विविधीकरण को निरोधित करते हैं, है ना। ये भी कोई मेन उसका दवा नहीं हुआ। विश्व स्तर पर एड्स के छुटकारा तो 43 टीके परीक्षण के दौर पर है, लेकिन किसी एक को भी अभी तक सफल घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि एक्चुअली में इसका रोकथाम ही सबसे बड़ा उसका इलाज है। और वीडियो को आप शेयर वगैरह करिएगा, है ना। और देखते हैं फिर, है ना, आगे और टॉपिक्स हैं, और पिछले टॉपिक का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक।